प्रिय व्यूवर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराना वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय की बात किए थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी चैप्टर से संबंधित अन्य समुच्चयों की बात करेंगे। उस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन भी देखे थे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये दोनों फैक्टर कॉस्ट पर और बाजार मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। इनमें से एक समुच्चय एनएनपी एफसी को राष्ट्रीय आय के रूप में चिन्हित किया गया था और आज का सवाल है कि एनडीपी एफसी को कौन सी आय के रूप में चिन्हित किया गया है। एनडीपी एफसी को किस आय के रूप में चिन्हित किया गया है, ये बताना है। सोचिए, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं चूँकि ये समुच्चय जो है वो प्रारंभिक बिंदु का कार्य करेगा अन्य समुच्चयों को जानने में, उसके फार्मूला को कैलकुलेट करने में। अब अन्य समुच्चय क्या क्या है उसका हम लोग जिक्र करते हैं। जैसे अन्य समुच्चयों में राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य समुच्चय क्या क्या है, तो उसमें से एक आपका है निजी आय, जिसको हम लोग प्राइवेट इनकम बोलते हैं। दूसरा है आपका व्यक्तिक आय। व्यक्तिक होता है और व्यक्तिगत भी होता है। व्यक्तिक आय या व्यक्तिगत आय। और तीसरा जो प्रमुख समुच्चय है वो है आपका ये व्यक्तिक प्रयोज्य या निर्वर्त्य। व्यक्तिक प्रयोज्य या निर्वर्त्य या खर्चा करने योग्य। योग्य आय। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं तीनों अन्य समुच्चयों के रूप में बात करेंगे। तो इसमें से आपका जो है पहला आपका है निजी आय। इसी का जिक्र करते हैं, जिसको हम लोग प्राइवेट इनकम के नाम से जानते हैं। और इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग विशेष रूप से राष्ट्रीय आय का जिक्र किए थे। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के रूप में हम अनेक समुच्चयों में से एक समुच्चय एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय के रूप में हम लोग चिन्हित किए थे।
तो हम अभी एक सवाल पूछे हैं कि NDP@FC को कौन सी आय के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका बिना देर किए जवाब नहीं देते हैं कि NDP@FC को घरेलू आय के रूप में चिन्हित किया गया है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम लोग घरेलू आय के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर इन समुच्चयों को जानने में प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करेगा। प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करने का मतलब होता है कि इन समुच्चयों का जो फार्मूला कैलकुलेट होगा, उस फार्मूला में ये प्रारंभिक फर्स्ट पॉइंट का काम करेगा। सबसे पहले हम लोग निजी आय को देखते हैं कि निजी आय क्या होता है। इसी को हम लोग को पहले समझना है। राष्ट्रीय आय को तो हम लोग समझ चुके हैं कि देश के सभी लोगों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कारक आय के योगफल के रूप में राष्ट्रीय आय को हम लोग परिभाषित किए हैं। निजी आय को हम लोग परिभाषित करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को प्राप्त हुई आय को निजी आय के रूप में जानते हैं। किसी अर्थव्यवस्था को एक वर्ष में निजी क्षेत्र के रूप में प्राप्त होने वाली आय को हम लोग निजी आय के नाम से जानते हैं। अच्छा, और राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या बात किए, तो देश के सभी लोगों के द्वारा कारक आय के रूप में अर्जित आय के योगफल के रूप में हम लोग राष्ट्रीय आय को जानते हैं। अब ये दोनों के बीच डिफरेंशिएट भी करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ तो हम लोग बात कर लिए कि इसे अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होता ही है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को। तो एक वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली कुल आय को हम लोग निजी आय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर राष्ट्रीय आय में मुख्य रूप से कौन सी आय के योगफल के रूप में राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया जाता है, तो कारक आय, केवल कारक आय के योगफल के रूप में राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया जाता है। निजी आय में क्या होता है, तो निजी आय में कारक आय प्लस हस्तांतरित आय भी यहाँ पर शामिल होती है। अब ये दोनों आय क्या क्या होता है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे। कारक आय का मतलब हो गया कि मेहनत करने के बदले जो आय प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति श्रम दान किया तो उन्हें मजदूरी मिली, कोई भूमि दान अपना भूमि को कहीं पर लगाया तो उसे किराया मिलेगा, पूंजी कोई लगाया तो उसे ब्याज मिलेगा। तो इसे हम लोग कारक आय के रूप में जानते हैं। हस्तांतरित आय का मतलब होता है बिना कारक सेवा का त्याग किए प्राप्त आय को हम लोग हस्तांतरित आय के रूप में जानते हैं। जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, कारक। तो ये हम लोग यहाँ पर देख लिए। हाँ, दूसरी बात हम लोग को क्या जानना है कि निजी आय में कारक और हस्तांतरित आय दोनों शामिल होता है, जबकि राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है कि एक होता है कि सरकार को जब कभी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती तो सरकार ऋण लेती है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ऋण, लोक ऋण और सार्वजनिक ऋण के नाम से जानते हैं। और वो ऋण कहाँ से लेती है सरकार, तो देश से ले सकती है, देश के बैंकिंग संस्थाओं से ले सकती है, देश के लोगों से ले सकती है और विदेश से भी ले सकती है। तो जब सरकार ऋण लेती है
राष्ट्र ऋण लेता है तो उसको हम राष्ट्रीय ऋण के नाम से जानते हैं। और अगर सरकार लोगों से ये राष्ट्रीय ऋण ले रही है तो बदले में लोगों को ब्याज देती है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज। तो राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज निजी आय में शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय परिभाषित होता है कारक आय के योगफल के रूप में, और यहाँ जो राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो पूंजी के बदले प्राप्त होता है, और ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाला आय के बदले में वास्तविक रूप से कोई वस्तु और सेवा का सृजन नहीं होने के कारण राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है और निजी आय में शामिल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा हस्तांतरित आय के रूप में हम लोग जिक्र करते हैं। हस्तांतरित आय में हम लोग बात किए कि बिना कारक सेवा का त्याग किए प्राप्त आय को हस्तांतरित आय के रूप में जानते हैं। और यहाँ निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? तो सरकार से, देश की सरकार से प्राप्त होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकार से प्राप्त हस्तांतरित आय। विदेश से भी ये हस्तांतरित आय प्राप्त हो सकती है, तो विदेशों से प्राप्त हस्तांतरित आय, विदेशों से प्राप्त हस्तांतरित आय। अच्छा, और उसके बाद तीसरा एक और क्या होता है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें आएगा कारक आय में, कि लोग निजी क्षेत्र के लोग बाहर भी जा कर के काम करते हैं और बाहरी लोग यहाँ भी आके काम करते हैं, और उन दोनों के द्वारा कारक आय का सृजन होता है, कारक आय की प्राप्ति की जाती है। इसके अंतर को हम लोग NFIA के नाम से जानते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जिसको हम लोग NFIA के नाम से जानते हैं, नेट फैक्टर इनकम अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। तो हम लोग देख लिए कि एक वर्ष में निजी क्षेत्र को प्राप्त सभी स्रोतों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली आय को निजी आय के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को समझना है कि निजी आय में किस किस तरह की आय शामिल होती है। तो एक तो हम लोग देख लिए कि एक तो कौन सा आय शामिल हुआ कि जैसे एक हम लोग अभी बात किए थे कि इन सब समुच्चयों को समझने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है, वो है आपका घरेलू आय या साधन लागत पद शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग NDP FC के नाम से जानते हैं। तो निजी आय में ये शामिल होता है। उसके बाद क्या क्या शामिल होता है? एक चीज़ ये शामिल हुआ निजी आय में। दूसरा क्या शामिल होता है? राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज शामिल होता है। तीसरा चीज़ ये शामिल होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होता है। और हस्तांतरित आय, सरकार तथा विदेशों से प्राप्त होने वाली हस्तांतरित आय, ये चौथा चीज़ शामिल होता है। और हस्तांतरित आय को हम लोग चालू अंतरण के भी नाम से जानते हैं, चालू अंतरण, करंट ट्रांसफ़र के भी नाम से जानते हैं। तो ये इतना सारा चीज़ निजी आय में शामिल होता है। इस तरीके से ये सब को जोड़ देंगे तो निजी आय का फॉर्मूला बन जाएगा। अब राष्ट्रीय आय
और निजी आय के बीच अंतर करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय आय पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच अंतर, एक वर्ष में देश के सभी लोगों द्वारा अर्जित कारक आय को राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित करते हैं। एक वर्ष में निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को निजी आय के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा अंतर इसमें जो होता है आपका हस्तांतरित आय शामिल होता है, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरित आय शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज निजी आय में शामिल होता है, इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग अंतर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस समुच्चय को समझते हैं, व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम। अब यहाँ हम लोग इसको समझते हैं, ये क्या होता है इसको। अब यहाँ पर ये इसको समझने के लिए क्या करते हैं, निजी आय तो ये मेरा प्राप्त हो गया और ये मेरा है इंडिविजुअल इनकम, व्यक्तिगत आय। ये जो निजी आय प्राप्त हुआ, निजी आय जो प्राप्त हुआ और हम लोग निजी आय को देखें, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या क्या घटाएंगे, तो घटाएंगे हम लोग किसको, हम लोग यहाँ पर घटाएंगे निगम कर को घटा देंगे, निगम कर। और क्या घटाएंगे, अवितरित लाभ, अवितरित लाभ, जिसको हम लोग निगम की बचत, निगम बचत के भी नाम से जानते हैं। तो निजी आय में हम लोग क्या क्या घटाते हैं, निगम कर घटा देंगे, अवितरित लाभ घटा देंगे। अवितरित लाभ को हम लोग निगम बचत के नाम से जानते हैं। निगम कर का मतलब होता है कंपनी के लाभ पर लगाया गया कर को हम लोग निगम कर के नाम से जानते हैं। और अवितरित लाभ का मतलब होता है जिस लाभ को बांटा नहीं जा सके, उससे हम लोग अवितरित लाभ कहते हैं। और अवितरित लाभ बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपने इनकम का एक कुछ परसेंट निर्धारित करके एक अलग फंड बनाती है और उस फंड को कंपनी के प्रोग्रेस में खर्च करती है। जब खर्चा बड़ा करना रहता है, जब कुछ वैसे आफत विपत परेशानी हो जाती है, अनहोनी चीज़ हो जाती है, तब इसे कंपनियां खर्च करती है, जिसको हम लोग अवितरित लाभ के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये जो हो गया वो इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। व्यक्तिगत आय को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। अब यहाँ पर क्या करना है कि फिर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में अंतर बताइए। तो अंतर क्या हो गया कि ये यहाँ पर कारक आय मतलब यहाँ पर आय सृजन से ये संबंधित है, या यह अवधारणा आय सृजन से संबंधित है, जबकि यह अवधारणा आय प्राप्ति से संबंधित है ना। इस तरीके से यह संकुचित अवधारणा है, यह विस्तृत अवधारणा है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय के बीच अंतर हो जाता है।
और अंतर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज जो होता है व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, जबकि इसमें शामिल नहीं होता है। हस्तांतरित आय व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, कारक आय में शामिल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें क्यों शामिल हो रही है? क्योंकि निजी आय, और निजी आय में इतना सारा चीज़ शामिल है, इसलिए ये सारा चीज़ इसमें शामिल है। इस तरीके से मतलब जो अंतर इन दोनों के बीच हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय के बीच अंतर हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक और समुच्चय की बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, निर्वर्त्य आय या खर्चा करने योग्य आय, जिसको हम लोग PDI, पर्सनल डिस्पोजल या डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जानते हैं, PDI। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो जो व्यक्तिगत आय कैलकुलेट हुआ, व्यक्तिगत आय जो कैलकुलेट हुआ उसमें से घटाते हैं। एक व्यक्ति का मान लीजिए 50,000 इनकम है प्रति माह, तो पूरा खर्चा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं खर्चा कर सकता है? क्योंकि वो उसे टैक्स देना पड़ेगा, आयकर। तो आयकर देना पड़ेगा, तो आयकर घटा करके तो आयकर जो देना पड़ेगा उसको घटाना पड़ता है, आयकर घटाना पड़ता है। कहीं कुछ गलती कर दिया तो जुर्माना भी भरना पड़ता है। तरह तरह के कार्य होते हैं, वहाँ पर फी भी चुकाना पड़ता है। तो उसको हम लोग शुल्क एवं जुर्माना के नाम से जान रहे हैं, शुल्क एवं जुर्माने। तो इस तरीके से ये जो है वो क्या हो गया, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हो गया। व्यक्तिगत आय में से क्या घटाएंगे? आयकर घटाएंगे, शुल्क घटाएंगे, जुर्माना घटाएंगे। ये इसको और इसको घटाने से ये चीज़ें प्राप्ति होती है। अब ये समुच्चयों की बात हम लोग कर लिए, निजी आय, व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, जिसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, प्रयोज्य आय, निर्वर्त्य आय, खर्चा करने योग्य आय। और ये तीनों समुच्चयों तथा राष्ट्रीय आय के बीच अंतर क्या क्या है वो भी हम लोग देख लिए। फिर अगर ये राष्ट्रीय आय और इस आय के बीच अंतर की बात हो तो कैसे करेंगे? कारक आय से आय सृजन से संबंधित है, ये आय प्राप्ति से संबंधित है। राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज यहाँ पर शामिल होगा, यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हस्तांतरित आय शामिल होंगे, हस्तांतरित आय यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हम इन तीनों समुच्चयों तथा राष्ट्रीय आय के बीच हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो फार्मूला है उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये मतलब मान लीजिए कि ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और आपको ये वाला आय कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से देखने को कम मिलता है, ज़्यादा परिभाषित करने के लिए आता है, अंतर लिखने के लिए आता है, और थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा तो फार्मूला पूछ लिया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य समुच्चयों की बात कर लें। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पर इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और इसके आगे का जो लेक्चर है हम लोग
जल्द अपलोड करेंगे हम। वो संबंधित किससे होगा, तो राष्ट्रीय आय को आकलन करने की जो विभिन्न विधियां होती है, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य उत्पाद विधि, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।